आज के इस लीगल वीडियो में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत आने वाली धाराओं अर्थात धारा 1 से धारा 57 तक का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। सबसे पहले आता है अध्याय 1। अध्याय 1 के अंतर्गत जो आता है वो आता है टॉपिक प्रारंभिक टॉपिक दिया गया है, धारा 1 से शुरू होता है। धारा 1 में कहा गया है संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ। यह अधिनियम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 कहा जाएगा। यह जुलाई 1882 के प्रथम दिन को प्रवर्त होगा। धारा 2 में कहा गया है अधिनियमों का निर्देश, किन्हीं अधिनियमितियों, प्रसंगतियों, अधिकारों, दायित्वों इत्यादि की व्यावर्ती। धारा 3 में बताया गया है निर्वचन खंड, जिनमें स्थावर संपत्ति के बारे में बताया गया है, लिखित के बारे में बताया गया है, पंजीकृत के बारे में बताया गया है, भूबद्ध के बारे में बताया गया है, अनुयोज्य दावा के बारे में बताया गया है तथा सूचना के बारे में बताया गया है। अगली आती है धारा 4। धारा 4 में संविदाओं से संबंधित अधिनियमितियों का संविदा अधिनियम का भाग और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम का अनुपूरक समझा जाना। अब अगला आता है अध्याय 2। अध्याय 2 के अंतर्गत टॉपिक आता है वह पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति अंतरण के विषय में। इसमें नंबर का पॉइंट दिया गया है। नंबर का में बताया गया है जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण। यह धारा 5 से शुरू होता है। धारा 5 में संपत्ति के अंतरण की परिभाषा बताई गई है। धारा 6 क्या अंतरित किया जाएगा। धारा 7 अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति। धारा 8 अंतरण का प्रभाव। धारा 9 मौखिक अंतरण। धारा 10 अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त। धारा 11 में बताया गया है श्रेष्ठ हित के विरुद्ध निर्बंधन। धारा 12 में बताया गया है दिवाले या प्रयतित अन्य संक्रमण पर हित को पर्यवसीय बनाने वाली शर्त। धारा 13 में बताया गया है अजात व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण। धारा 14 में बताया गया है शाश्वतता के विरुद्ध नियम। धारा 15 में बताया गया है उस वर्ग को अंतरण जिसमें के कुछ व्यक्ति धारा 13 और 14 के अंतर आते हैं। धारा 16 में बताया गया है अंतरण का किसी पूर्विक हित की निष्फलता पर प्रभावी होना। धारा 17 में बताया गया है संचयन के लिए निर्देश। धारा 18 में बताया गया है लोक के लाभ के लिए शाश्वतिक अंतरण। धारा 19 में बताया गया है निहित हित। धारा 20 में बताया गया है अजात व्यक्ति अपने फायदे के लिए किए गए अंतरण पर कब निहित हित अर्जित करता है। धारा 21 में बताया गया है समाश्रित हित। धारा 22 में बताया गया है किसी वर्ग के ऐसे सदस्यों का अंतरण जो किसी विशिष्ट आयु को प्राप्त करे। धारा 23 में बताया गया है अंतरण जो विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर समाश्रित है। धारा 24 में बताया गया है निश्चित व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्तियों को अंतरण जो अविनिर्दिष्ट कालावधि पर उत्तरजीवी हों। धारा 25 में बताया गया है सशर्त अंतरण। धारा 26 में बताया गया है पूर्वभाव्य शर्त की पूर्ति। धारा 27 में बताया गया है एक व्यक्ति को सशर्त अंतरण ऐसे अंतरण के साथ जो पूर्विक व्ययन के निष्फल होने पर दूसरे व्यक्ति के पक्ष में हो जाएगा। धारा 28 में बताया गया है परतर अंतरण का विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने या न होने की शर्त पर आश्रित होना। धारा 29 में बताया गया है उत्तर भाव्य शर्त की पूर्ति। धारा 30 में बताया गया है पूर्विक व्ययन का परतर व्ययन की अविविधिमान्यता द्वारा प्रभावित न होना। धारा 31 में बताया गया है यह शर्त की अंतरण विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने या न होने की दशा में प्रभावी न रहेगा। धारा 32 में बताया गया है ऐसी शर्त अविधिमान्य नहीं होनी चाहिए। धारा 33 में बताया गया है कार्य करने की शर्त पर अंतरण जबकि उस कार्य के करने के लिए कोई समय विनिर्दिष्ट नहीं है। धारा 34 में बताया गया है कार्य करने की शर्त पर आश्रित अंतरण जबकि समय
विनिर्दिष्ट है। अगला पॉइंट आता है, इसके अंतर्गत वो आता है निर्वाचन। यह धारा 35 से शुरू होता है। धारा 35 में बताया गया है निर्वाचन कब आवश्यक है। अब अगला पॉइंट शुरू होता है प्रभाजन। प्रभाजन शुरू होता है धारा 36 से। धारा 36 में बताया गया है हकदार व्यक्ति के हित के पर्यवसान पर कालिक संदायों का प्रभाजन। धारा 37 में बताया गया है विभाजन पर बाध्यता के फायदे का प्रभाजन। अब नंबर 6 पॉइंट शुरू होता है। 6 पॉइंट में बताया गया है स्थावर संपत्ति का अंतरण। यह धारा 38 से शुरू होता है। धारा 38 में बताया गया है कुछ परिस्थितियों में ही अंतरण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण। धारा 39 में बताया गया है अंतरण जहाँ की अन्य व्यक्ति भरण पोषण का हकदार है। धारा 40 में बताया गया है भूमि के उपयोग पर निर्बंधन लगाने वाली बाध्यता का या स्वामित्व से उपाबद्ध किंतु हित या सुखाचार की कोटि में न आने वाली बाध्यता का बोझ। धारा 41 में बताया गया है दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण। धारा 42 में बताया गया है पूर्वोत्तर अंतरण का प्रतिसहन करने का प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा अंतरण। धारा 43 में बताया गया है अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण जो अंतरित संपत्ति में पीछे हित अर्जित कर लेता है। धारा 44 में बताया गया है एक सह स्वामी द्वारा अंतरण। धारा 45 में बताया गया है प्रतिफलार्थ संयुक्त अंतरण। धारा 46 में बताया गया है सुभिन्न हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिफलार्थ अंतरण। धारा 47 में बताया गया है सामान्य संपत्ति में के अंश का सह स्वामियों द्वारा अंतरण। धारा 48 में बताया गया है अंतरण द्वारा सृष्ट अधिकारों की पूर्विकता। धारा 49 में बताया गया है बीमा पॉलिसी के अधीन अंतरिती का अधिकार। धारा 50 में बताया गया है त्रुटि युक्त हक के अधीन धारक को सद्भावना पूर्वक दिया गया भाटक। धारा 51 में बताया गया है त्रुटि युक्त हकों के अधीन सद्भावना पूर्वक धारकों द्वारा की गई अभिवृद्धियां। धारा 52 में बताया गया है संपत्ति संबंधी वाद के लंबित रहते हुए संपत्ति का अंतरण। धारा 53 में बताया गया है कपटपूर्ण अंतरण। धारा 53 के में बताया गया है भागिक पालन। अब अगला अध्याय शुरू होता है अध्याय 3। अध्याय 3 के अंदर जो टॉपिक आता है वह स्थावर संपत्ति के विक्रयों के विषय में। यह धारा 54 से शुरू होता है। धारा 54 में बताया गया है विक्रय की परिभाषा। विक्रय कैसे किया जाता है, यह विक्रय संहिता। धारा 55 में बताया गया है क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व। धारा 56 में बताया गया है पाश्चिक क्रेता द्वारा क्रम बंधन। और अगला टॉपिक शुरू होता है विक्रय पर विलंबगमों का उन्मोचन। यह धारा 57 से शुरू होता है। धारा 57 में बताया गया है विलंबगमों और उनसे मुक्त विक्रय के लिए न्यायालय द्वारा उपबंध। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।